नमस्ते बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स विजन 444 में। तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एग्जाम्पल नंबर 5.6 की बात कर रहे हैं। और बेटा मैं आपसे एक बात और बोलना चाहती हूँ, जिससे काफी बच्चे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मतलब प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उनकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है, लेकिन काफी बच्चे क्या मन में ही रखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, फिर कहेंगे कि समझ में नहीं आया। तो बेटा मन में रखने का सॉल्यूशन तो भगवान के पास भी नहीं है। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ जिसके अंदर मुझे आप प्रॉब्लम बताओगे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको जितने जल्दी हो सके आपको क्लियर करूँ उस प्रॉब्लम को। ओके, हाँ तो क्वेश्चन क्या है, ये आपको चित्र ही बनाया गया है, ये चित्र ही क्वेश्चन है एक तरीके से डायग्राम की। देखो ये डोरी लटकाई गई है, इसका टेंशन ऊपर ऊपर हो रहा है। ये 2 मीटर की डोरी है, इसका 1 मीटर वाला पार्ट तो ऊपर है और 1 मीटर का पार्ट जो है इसका नीचे है। ये जो 1 मीटर वाला पॉइंट है, इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन बोला गया है। यहाँ जो वेट है 60 न्यूटन। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करना है। इसके अंदर आपको एक तो थीटा, एक तो क्या इसमें थीटा ही फाइंड आउट करना है आपको। थीटा कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो इसके अंदर अपन को बैलेंसिंग कंडीशन करनी पड़ती है। सबसे पहले इसको देखो क्या हो रही है, इसमें कंडीशन क्या है, इसमें क्या कंडीशन आपको दिखाई दे रही है वो बताओ मुझे। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो T2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 60 न्यूटन। देखो ये हो रहा है ना, ये इस टाइप से कोई रखी हुई है चीज, इधर जो लग रहा है वो 60 न्यूटन है, ऊपर जो लग रहा है वो T2 है, तो T2 बैलेंस 60 न्यूटन। एक कंडीशन तो इसकी ये है जो हमने देख ली है। इसमें बैलेंस करना पड़ता है, ऊपर नीचे अगल बगल जैसे भी बैलेंस आप कर सको ना, चीजें बैलेंस में आनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या हो रहा है। दूसरा जो अपने पास डायग्राम है वो ये है, ऐसे ये T1, ये P पॉइंट, ये 50 न्यूटन। ठीक है, और ये जो लग रहा है यहाँ पे T2। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हम क्या करें, ये वाली कंडीशन ली है अभी हमने। ठीक है, इसके अंदर देखो एंगल यहां से बन रहा है, तो ये कितना हुआ T1 cos थीटा, और ये क्या हुआ T1 sin थीटा। तो यहां से बैलेंस कर लो ना चीजों को, T1 cos थीटा बराबर T2 लिख दो यार, T1 cos थीटा बराबर T2, और यहां से लिख दो T1 sin थीटा बराबर 50। ये तो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। बैलेंस कर लिया। T1 को जो कंपोनेंट होते हैं दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं अपन, साइन और कॉस में। जो थीटा के पास में होती है उसको तो हम कॉस के अंदर तोड़ देते हैं, जो थीटा से दूर होती है उसको हम साइन में तोड़ देते हैं। तो ये टूट गया। फिर यहां लिखोगे डिवाइड इक्वेशन 2/3, डिवाइड इक्वेशन 3/2। T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी है 60। T1 से T1 कट गया, ये बचा tan थीटा इज इक्वल टू 5/6। तो थीटा हुआ यहाँ पर tan इनवर्स 5/6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 5/6 कितना है बस वहीं की वहीं छोड़ देना। अगली हेडिंग डाल दीजिए, यांत्रिकी में सामान्य बल। यांत्रिकी में सामान्य बल, इसमें तो लिखना ही है, लिखते हुए समझ में आ जाएगा। लिखिए, यांत्रिकी में कई प्रकार के सामान्य बल हैं। यांत्रिकी में कई प्रकार के सामान्य बल हैं। पहला लिखिए
पहला क्या मतलब डैश लगा लगा के लिखते जाइए। पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं, पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्व बल का अनुभव करती हैं, पृथ्वी के गुरुत्व बल का अनुभव करती हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तथा ये आकाशीय पिंडों की गतियों को नियंत्रित रखता है। अगला डैश, किसी पिंड पर संपर्क बल, किसी पिंड पर संपर्क बल किसी अन्य पिंड ठोस अथवा तरल के संपर्क द्वारा उत्पन्न होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संपर्क पृष्ठों के अभिलंबवत संपर्क बल के घटक को अभिलंब बल कहा जाता है। संपर्क पृष्ठों के समांतर घटक को, अभी तक तो अभिलंबवत की बात कर रहे थे, अब समांतर घटक, संपर्क पृष्ठों के समांतर घटक को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए घर्षण। हेडिंग डालिए घर्षण। देखो दो वस्तुओं के आपस में संपर्क होने से गति में जो अवरोध उत्पन्न होता है इसको हम घर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं के संपर्क से गति में अवरोध उत्पन्न होता है इसको हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गतिक घर्षण बल और दूसरा होता है स्थैतिक घर्षण बल। एक गति का विरोध करता है और एक स्थिति का विरोध करता है। यदि इस टाइप से पिंड रखे हों, ठीक है, इसको हम गतिक घर्षण बल को Fk से व्यक्त करते हैं, Fk से, ठीक है, और ये गतिमान हो, गतिमान, तब ये लगेगा ये वाला फोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो होती है ये स्थिर होती है और इसको हम जब व्यक्त करते हैं Fs से व्यक्त करते हैं, यहाँ फोर्स लगता है F। अभी मत बनाओ इसको, अभी तो मैं कुछ लिखाऊंगी। पहले हेडिंग डाल दीजिए घर्षण या घर्षण बल। दो वस्तुओं के या पृष्ठों के पारस्परिक संपर्क से गति में उत्पन्न होने वाले अवरोध को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं,
पहला लिख दीजिए गतिक घर्षण बल और दूसरा लिखिए स्थैतिक घर्षण बल। पहली हेडिंग डाल दो गतिक घर्षण बल। ठीक है, अब लिखो किसी वस्तु की गतिशील अवस्था में लगने वाले बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल कहते हैं तथा इसे एफ के से व्यक्त करते हैं। और डायग्राम बनाओ, एफ के से व्यक्त करते हैं। देखो डायग्राम बनाना और लिखना एफ के प्रोपोर्शनल एन। नोट कर लो इसको। यहां म्यू के गतिक घर्षण गुणांक है जो केवल पृष्ठों की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। जो केवल पृष्ठों की प्रकृति पर ही निर्भर करता है तथा इसे निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। लेस देन इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डाल देना आप। स्थैतिक घर्षण बल और लिखो इसके अंदर किसी वस्तु की या पिंड की स्थिर अवस्था में लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं तथा इसे एफ एस से व्यक्त किया जाता है। एफ एस से व्यक्त किया जाता है। ये पूरा उतार लो। यहां म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है जो केवल पृष्ठों की संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। प्रकृति पर ही निर्भर करता है। एग्जाम्पल नंबर 5.7 की बात करते हैं।
कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है, यदि बॉक्स और रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक मतलब म्यू एस 0.15 है, तो ए मैक्सिमम फाइंड करना है अपने को। तो हम जानते हैं एफ इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस एन, बता रखा है एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए मैक्सिमम। जब मैक्सिमम की बात करते हैं तो लेस देन का निशान हटा देते हैं। म्यू एस और एन की वैल्यू क्या है एम जी, एम से एम कट गया, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस और जी की वैल्यू यहाँ पर 10 कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व आपको करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 5.8 छोड़ देना है अपने को क्योंकि इसके अंदर ये 10, 15 वगैरह की वैल्यू हमको नहीं दी जाती हैं, हम नहीं कर सकते इनको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5.9 करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं खुद इस क्वेश्चन को देना प्रेफर करती हूँ। इसमें देखो ये इस टाइप से ये लीजिए, ये डायग्राम है। इसके अंदर इसने पूछा क्या है, जो गति घर्षण गुणांक है म्यू के वो दिया हुआ है 0.04 और तनाव पूछा है और ये बोला कि जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, दो चीज लेनी पड़ेगी, एक तो ये और एक ये। तो सबसे पहले तो हम एफ के निकाल लेते हैं घर्षण बल। घर्षण बल एफ के इज इक्वल टू क्या होगा म्यू के एन, म्यू के एन, म्यू के कितना है 0.04, एन कितना होता है एम जी, तो 0.04 इंटू एम जी कितना है 10, कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, कितना हो जाएगा ये 8 न्यूटन। सही करा है ना, बिल्कुल 8 ही हो रहा है ये। एफ क्या आ गया। अब देखो ये दो सिस्टम में इनसे लेते हैं हम, पहले इस वाले सिस्टम से ले लेते हैं चीजों को। वस्तु नीचे खींच रही है तो टी और 30 में से कौन सा बड़ा है 30 बड़ा है, जहां से चीजें खींच रही हैं। अब हम इधर जाएंगे तो कौन सी चीज बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी, ये वाला टी बड़ा होगा। इस वाली कंडीशन की वस्तु इधर जा रही है, इस वाली यदि कंडीशन में देखें तो वस्तु नीचे की ओर जा रही है तो नीचे वाला बड़ा है 30 और ऊपर वाला छोटा है तो माइनस कर दो। बाद में ये क्या है 3, फोर्स होना चाहिए तो 3G, 3 इंटू 10 या A क्या लेंगे इसके अंदर 3 इंटू A लेना चाहिए मेरे हिसाब से 3A। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा ये बड़ा है T माइनस एफ के, T माइनस एफ के कितना 8 इज इक्वल टू 20A। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इसको हम ठीक से सॉल्व करते हैं। 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3A माइनस 8 प्लस टी इज इक्वल टू 20A। दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है 22 इज इक्वल टू 23A। ए कितना हुआ 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो ए की वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन के अंदर रख दो, टी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। टी आएगा नहीं आएगा, काम चोरी मत देना, काम करना तभी आएगा आंसर। जिन बच्चों की मैथ वीक है वो भी प्रैक्टिस करें अच्छे से, गुना भाग तो नहीं सिखा सकते बेटा यहाँ।
नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए लोटनिक घर्षण। अगली हेडिंग है लोटनिक घर्षण। लोटनिक मतलब कि लुढ़कना। लुढ़कती कौन सी वस्तु है? गोल गोल वस्तु है। तो लिखिए लोटनिक घर्षण बल केवल वलयाकार वस्तुओं पर ही लगता है। लोटनिक घर्षण बल केवल वलयाकार या अथवा गोलाकार वस्तुओं पर ही लगता है तथा इनका लोटनिक गति करते समय हर क्षण समतल तथा पिंड के बीच केवल एक ही संपर्क बिंदु होता है। एक ही संपर्क बिंदु होता है तथा इस आदर्श स्थिति में गतिज अथवा स्थैतिज घर्षण शून्य होता है। हेडिंग डाल दीजिए घर्षण को कम करने के उपाय। घर्षण को कम करने के उपाय बताओ भाई, घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं? घर्षण का मतलब क्या होता है? उसका वेग कम होना। तो हम क्या कर देंगे कि उस सतह को चिकना कर देंगे। तो लिखिए पहला, सतह पर ग्रीस अथवा तेल का इस्तेमाल करके मशीन के गतिशील भागों के बीच बॉल बेयरिंग लगाकर अगला, सापेक्ष गति करते दो ठोस पृष्ठों के बीच वायु की पतली परत बनाए रखकर भी प्रभावी ढंग से घर्षण को घटाया जा सकता है। अगली हेडिंग डाल दीजिए वर्तुल गति। वर्तुल का मतलब होता है वृत्तीय है। हेडिंग डालनी है आपको वर्तुल गति। इसके अंदर आपको दो ही चीजें लिखनी है। लिखिए वर्तुल गति में त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से जाना जाता है। वर्तुल गति में त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से जाना जाता है तथा इसे AC से व्यक्त किया जाता है। AC इज इक्वल टू V²/R। तथा बल को अभिकेंद्रीय बल के नाम से जाना जाता है तथा इसे
एफ सी से व्यक्त किया जाता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो हम डेरिवेशन करेंगे, इन डेरिवेशनों में से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। समतल सड़क पर वाहन की गति के लिए व्यंजक, समतल सड़क पर वाहन की गति के लिए व्यंजक। इसके अंदर देखो हम क्या करते हैं, जैसे कोई समतल सड़क है बेटा, कोई कर्व नहीं है, ठीक है, तो ये अपनी कोई गाड़ी खड़ी हुई है, इस पे जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा एक तो ऊपर की ओर, नीचे जो इसका वेट लगेगा वो होगा mg, और एक साइड जो इसका लगेगा, जिधर अगर ये इधर चल रही है तो इधर की दिशा में क्या लगेगा, घर्षण बल, ठीक है, पहियों के बीच। कौन कौन से बल लगते हैं इस स्थिति में, यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में 3 बल कार्य करते हैं। कौन कौन से, पहला बल होता है अभिकेंद्रीय बल, सॉरी अभिलंबवत बल N, दूसरा होता है भार, और तीसरा होता है घर्षण बल। तो यहां से हम देख सकते हैं N इज इक्वल टू एम जी, N इज इक्वल टू एम जी। फिर लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं कि डेरिवेशन ही करवाया जा रहा है आपको, चूंकि हम जानते हैं कि F इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस एन, F इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस एन, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है, तो इन दोनों को हम इस टाइप से लिख देंगे। ओके बेटा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस एन की जगह एम जी। बेटा एक प्रॉब्लम और आ सकती है, आपको लगेगा कि मैम बहुत फास्ट करा रही है, अगर हम इसकी जगह ऑफलाइन क्लास में पढ़ते तो हमें ज्यादा अच्छा समझ में आता। तो मैं आपको ये बता दूं, जिसको ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा ना, वो ऑफलाइन में भी कुछ नहीं कर सकता। ऑफलाइन में बस इतना जरूर हो जाता है कि आप बार बार ये चीजें पूछ लोगे, लेकिन एक समझने वाली चीज आती है ना, एक तो आप क्लू हिंट पूछो कि मैम ये क्यों आया, ये क्यों आया, तो समझ में आता है। वो चीज वैसे मैं यहाँ पे पूरा बताने की कोशिश करती हूँ, पर अगर दिमाग की भ्रांति को आपने नहीं निकाला, उसका सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि इसमें से काफी स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ, पढ़ते हैं लेकिन मजबूरी है उनकी पढ़ना, वो सेट नहीं कर पा रहे अपने माइंड को, ठीक है, क्योंकि बहुत एकाग्रता रखनी पड़ती है, टीचर से वापस नहीं पूछ सकते, दोबारा घुमाओ वीडियो को फिर देखो, यही कर सकते हो इन क्लासेस में आप, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगी, जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकता ना, बिल्कुल उसको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो ऑफलाइन क्लास तो रहने ही दे। फिर ऑफलाइन में तो ये होता है 10% एक्स्ट्रा समझ में आएगा, बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही 100 आ जाएगा। अगर यहाँ आपको 80 आ रहा है तो वहां 100 आने के चांसेस है, बट यहाँ अगर 0 आ रहे हैं तो वहां भी 0 ही रहने वाला है। 10% आएगा, वो भी 1-2 चैप्टरों में, बाद में आपको लगेगा इतना सारा कोर्स हो गया, टफ है, हम साइंस छोड़ देते हैं, ठीक है। एम से एम कट गया, वी स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू हो गया म्यू एस आर जी। तो वी कितना हो गया, लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। यदि वी मैक्सिमम की बात करें, अधिकतम वेग के लिए लेस देन का निशान हटा देते हैं, सीधा आएगा म्यू एस आर जी, ठीक है। तो थोड़ी सी हम थ्योरी लिखाते हैं इसके अंदर, लिखिए, एक सेकेंड, स्टार्ट करते हैं अभी। माना कोई कार समतल सड़क पर v वेग से गतिमान है, जिसका द्रव्यमान m है, डायग्राम बनाओ। ठीक है, इस स्थिति
में कार पर 3 बल आरोपित हैं। पहला लिखिए, कार का भार mg, कार का भार mg। द्वितीय लिखिए, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल N, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल N। थर्ड लिखिए, घर्षण बल F, और ये डेरिवेशन उतार दीजिए। घर्षण बल F उतार दे पूरा डेरिवेशन। एक अपना लास्ट डेरिवेशन और रह गया है। उस डेरिवेशन के बाद बिल्कुल हल्की सी थ्योरी और एक दो एग्जांपल है, इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अगला है ढालू सड़क पर कार की गति। ढालू सड़क पर कार की गति, इसको भी हम पहले समझ लेते हैं। इस टाइप से सड़क है, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, इसका वेट है यहाँ पर mg, ठीक है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है यहाँ पर, और जो घर्षण बल है पहियों के बीच, ये तो गाड़ी क्या, मैं तो बॉक्स सा बना दिया बेटा, गाड़ी बना देती हूँ अच्छी सी, ये लो। और जो घर्षण बल है इसके पहियों का, वो लग रहा है यहाँ पर F, ठीक है। अब देखो इसके बैलेंस में चीजें चाहिए, एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा, और ये हो जाएगा n sin थीटा। जानते हो ना, जब थीटा के बैलेंस में करना है अपने को, ये mg के बैलेंस में, तो इधर लेके आएंगे थीटा के बगल में cos थीटा और इसके लंबवत में sin थीटा। इधर घर्षण बल भी एंगल बना रहे हैं, घर्षण भी एंगल बना रहे हैं ना, तो यह हो जाएगा f cos थीटा और नीचे हो जाएगा f sin थीटा, ठीक है। अब ये घसड़ पचड़ हो गया ना, इस डायग्राम को देखो इस टाइप से बनाते हैं। ये 4 दिशाएं हैं, नीचे जो लग रहा है वो mg प्लस f sin थीटा लग रहा है, 2 बल लग रहे हैं, दोनों को जोड़ दिया। ऊपर कौन सा लग रहा है n cos थीटा, इधर कौन सा लगता है mv स्क्वायर अपॉन r, अभिकेंद्रीय बल। इधर कौन सा लग रहा है f cos थीटा प्लस n sin थीटा। तो संतुलन अवस्था में ध्यान रखना, ऊर्ध्वाधर संतुलन अवस्था में क्या होगा, mg प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा, ठीक है। क्योंकि f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस एन, यही होता है ना घर्षण बल, म्यू एस एन। तो यहाँ रखेंगे वैल्यू mg प्लस म्यू एस एन साइन थीटा एन cos थीटा। mg को इधर रहने दो, इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ, तो आ रहा है n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। n को यहां से बाहर निकालो, कितना बच रहा है cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। बड़े हैं डेरिवेशन थोड़े से ये, ठीक है, थोड़ा सा क्या, ये बड़ा है ही। 6 लेसन में ऐसे डेरिवेशनों में आप 2 पन्ने भरोगे। कैपिटल N निकाल लो यहाँ से, mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। वैसे इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज करी भी नहीं है, ऊपर एक दूसरे को बैलेंस किया है अपन ने, f की जगह म्यू एस एन रख दिया है और फिर हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, पहले कुछ लिख लो क्योंकि मुझे जरूरत है जगह की, ये सब इरेज करना पड़ेगा, पहले लिखा देती हूं मैं। यदि सड़क ढालू है
यदि सड़क ढालू है तो कार की वर्तुल गति में घर्षण के योगदान को हटाया जा सकता है। अतः अब डायग्राम ये पूरा कंप्लीट बना लो, अब कंप्लीट कर लो अच्छे तरीके से। बनाओ। इक्वेशन नंबर यहां दे दो बेटा फर्स्ट। अब देखो क्षैतिज संतुलन अवस्था में F cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस एन, अभी पढ़ा है बेटा। cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहां से हम n को बाहर निकाल लेते हैं, इस वाले टर्म को पहले इधर ले आओ, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू n। यहाँ क्या बच रहा है देखो, म्यू एस cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन की वैल्यू यहां पुट कर दो, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और यहां क्या है, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एम से एम कट गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। देखो यहां लिखेंगे सभी पदों में कॉस थीटा का भाग देने पर। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, म्यू एस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सिर्फ इन्हीं चार में देना है अपने को। ठीक है, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर आर जी, क्या बचा देखो, म्यू एस प्लस टेन थीटा वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। वी कितना आया, यह लिखोगे घर्षण की स्थिति में, इसमें क्या है, घर्षण है इसलिए आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। पहले इसको नोट करो। मेरे को तो ये डेरिवेशंस बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें हाथ चलते हैं, रुकते नहीं है एक बार यदि आपको डेरिवेशन ठीक से आने लग गए तो। फिर हम यहाँ लिखेंगे घर्षण रहित स्थिति में, घर्षण रहित स्थिति में जो म्यू एस हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, आर जी ये
0 तो यहाँ पे बचा टेन थीटा, यहाँ पर 1 माइनस 0 RG टेन थीटा आंसर आएगा घर्षण रहित स्थिति में। ये हो गए आपके डेरिवेशन कंप्लीट, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल बच रहे हैं। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 5.10 ले लेते हैं हम फटाफट से, हम भी फ्री और आपको भी फ्री करते हैं इस चैप्टर से। अठारह किलोमीटर पर आवर की चाल से 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे किस टाइप से, 18 इंटू 1000 अपॉन 3600 तो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में मार्कर होना चाहिए यहाँ पे देना, क्योंकि ये बहुत ही पता नहीं क्या अभी तो फिल किया था। ओके, गलत मार्कर से काम कर रहे हैं हम, इसमें इंक भरी हुई है। और जो त्रिज्या दी हुई है वो दी हुई है 3 मीटर। टायरों तथा सड़क के बीच गतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक, मेरे को लग भी रहा था कि मार्कर मैंने गलत ले रखा है, लेकिन अभी मैं दोबारा बोलती ना कि इंक भर रही हूँ तो बच्चे कहेंगे, आप ये कहते बस इंक इतनी जल्दी खत्म भी हो जाती है, कौन सी लोकल क्वालिटी की है। क्या साइकिल सवार गिर जाएगा, तो भाई इसके लिए तो फॉर्मूला यही है हमारे पास, म्यू एस आर जी। गिरने ना गिरने के लिए तो यही है ना, ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो ठीक है। तो देखो 5 का स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 0.13 इंटू 10, 25 लेस देन इज इक्वल टू 3। इज इट पॉसिबल? नो, ये है रॉन्ग। इसका मतलब साइकिल सवार तो गिरेगा ही गिरेगा, नोट कर लो इसको, गिरेगा, उसको गिरने से कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5.11, मीटर त्रिज्या। ओके, 300 मीटर। ढाल जो दिया हुआ है इसका 15 डिग्री दिया हुआ है, कर दी ना गड़बड़, 10 15 की वैल्यू हमको पता ही नहीं है। घर्षण गुणांक 0.2। पहला है टायरों को गिरने से बचाने के लिए अनुकूलतम चार्ज। अनुकूलतम चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट, अभी निकाला था आपने, RG tan थीटा। यहां से करोगे इसको सॉल्व, R की वैल्यू 300, G की वैल्यू 10 और 10 यहाँ पर 15 का 15 ही छोड़ देना। जब वैल्यू नहीं दे रखी तो कहां से करोगे इसको सॉल्व, सॉल्व नहीं कर सकते भाई, वैल्यू नहीं दी हुई है ना, तो ऐसे ही छोड़ देना इसको, ठीक है। जब दे देगा तो मल्टीप्लाई करके दिखा देना इसको। सेकंड इसने क्या पूछा है, अनुकूलतम चार्ज मतलब V, वही पूरा बड़ा सा फॉर्मूला RG tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। वैल्यू रख सकते हो इसके अंदर, R की भी, G की भी, G की 10 रखनी है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बेटे इन क्वेश्चनों को जब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको 10 15 की वैल्यू नहीं दे सकता। और एग्जाम में कोई भी टीचर इतना बेवकूफ नहीं होता है कि आपको ये क्वेश्चन उठा के दे दे बिना 10 15 की वैल्यूज के। अगर उसको यही क्वेश्चन दिख रहा है पूरी बुक में, यही क्वेश्चन यदि वो देना चाहते हैं तो आपको 10 15 की वैल्यू जरूर से जरूर देगा, अदरवाइज सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो भाई ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है आपकी, और जो इसमें दे रखा है यांत्रिकी में समस्या को हल करना, ये कुछ नहीं करना आपको, ये सब बस चित्र बनाते हैं, वो घटक निकालते हैं, वो तो आपको पहले से ही पता है, एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया क्लास लेने का, इस तरीके से पढ़ते रहिए।